तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो शायद किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। इस घटना के बारे में, इस कहानी के बारे में हम आप सभी जानते हैं। और जैसे ही कल हमको आपको पता चला कि अतीक अहमद को और उसके भाई को कैमरे के सामने, जहाँ लगभग 50 मीडिया कर्मी थे, ऑन द कैमरा, सबका कैमरा ऑन था, 3 हमलावर आते हैं, गोलियों से भून के इन दोनों का कत्ल करते हैं। अब ये न्यूज़ और ये व्हाट्सअप क्लिप्स, ये वीडियो क्लिप्स जब सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे आप तक पहुंची तो लोगों के मन में 3 तरह की भावनाएं आई। 3 तरह की बात इस टाइम लोग बोल रहे हैं और तीनों को ही शायद सच्चाई का पता नहीं है और तीनों को ही नहीं पता है। इस बात को भी बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ। पहले लोग बोल रहे हैं कि चूँकि अतीक अहमद मुसलमान था और उसका भाई भी मुसलमान था, तो ये सरकार जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो मुसलमानों को टारगेट कर रही है, टारगेट करने की वजह से मार रही है। अगर कोई हिंदू होता या फिर कोई और होता तो शायद ये कत्ल ना होता, लोग सुरक्षित होते, उनको फूल मालाएं पहनाई जाती। दूसरे लोग बोल रहे हैं चूँकि जो हमलावर थे उन्होंने कत्ल किया और कत्ल करने के बाद बाकायदा जय श्री राम के नारे लगवाए। अब जय श्री राम के नारे जैसे ही लगा तो फ़ौरन कुछ लोग खुश हो गए कि कोई हिंदू शेर था, उसने एक आतंकवादी को, एक माफिया डॉन को मारा, इस देश को, इस धरती को ऐसे अपराधियों से मुक्त किया। यानी ऐसे लोग अगर पा जाएं तो इन तीनों लोगों को, जो भी कातिल हैं, जो भी हत्यारे हैं, उनका पैर भी पाएँ तो धो के पी लें। और तीसरे हैं कि उनको कुछ मतलब नहीं हो, बस यही कह रहे हैं कि इसमें पुलिस की मिली भगत थी, पुलिस ना चाहती तो ना मारते, पुलिस ने जानबूझ के कत्ल करवाया, पुलिस ने बचाव नहीं किया, पुलिस वालों ने गोली नहीं चलाई, ऐसा क्यों हुआ कि किसी भी शूटर को गोली क्यों नहीं लगी। ये तमाम तरह के ख्याल, ये तमाम तरह की बातें अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से बोल रहे हैं। लेकिन इन तीनों ही लोगों के पास एक ऐसा टर्म है, एक ऐसी जानकारी है जो शायद मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया ने और ख़ासकर मीडिया कर्मियों ने, ज़्यादातर मीडिया कर्मियों ने इस बात को बताया हो। और ये बात, ये न्यूज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है कि शायद ये आने वाले टाइम में इस पूरे हत्याकांड में बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 3 दिन पहले। अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में उसकी मौत हुई, तमाम तरह की बातें उसमें भी हुई। फिलहाल वो अभी जांच का विषय है। अब इसके बाद चाहे मीडिया कर्मी हों, चाहे ऐसे लोग जो इस मामले में इंटरेस्टेड थे, सबके दिमाग में बस एक ही चीज़ आ रही थी कि क्या अतीक अहमद को बेल मिलेगी, पैरोल पे वो बाहर आएगा अपने बेटे के अंतिम संस्कार में। अब अतीक अहमद तक ये बात पहुंची कि तुम्हारे बेटे को पुलिस ने मार दिया है, तो फ़ौरन वो अप्लाई करने जाता है पैरोल के लिए। पैरोल को अप्लाई करने में कोर्ट जो शुरू होता है 10 बजे के बाद ही कचहरी शुरू होती है। जज साहब के बैठते बैठाते लगभग 11 बज जाता है। फैसला आने में भी थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद फिर औपचारिक जो प्रक्रिया है वो पूरी होती, उसके बाद तब जाके पैरोल मिलता। अब अतीक इधर पैरोल के लिए अप्लाई करता है और पुलिस वाले इधर 10 बजे से पहले ही जो अतीक का बेटा था उसका अंतिम संस्कार करवा देते हैं, उसको सुपुर्द खाक कर देते हैं। अब कोर्ट खुलने से पहले ही अंतिम संस्कार हो गया तो अतीक को पैरोल मिलने का कोई मतलब नहीं था। अब इस पे अतीक का क्या रिएक्शन था ये जानने के लिए मीडिया कर्मी एकदम बेताब, एकदम परेशान कि अब इस पे अतीक क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा। और इसी बीच धूमगंज में, जहां उमेश पाल की हत्या का मामला दर्ज हुआ था, वहां के जो इंस्पेक्टर हैं राजेश मौर्य, उनको अतीक से कुछ पूछताछ करनी थी। जो इस उमेश पाल हत्याकांड की विवेचना अधिकारी हैं वो भी यही राजेश मौर्य जी हैं। तो उनको पूछताछ करनी थी, जांच पड़ताल करनी थी, कुछ और चीज़ें करनी थी। लिहाजा ये इसी 15 तारीख को यानी कल अतीक अहमद को लेके आते हैं पीपल गांव। अतीक अहमद ने इनपुट दिया था कि पीपल गांव में कुछ असलहे, कुछ कारतूस वगैरह दफन है। लिहाजा अब पीपल गांव में अतीक अहमद को लेके आया जाता है। उसकी निशानदेही पे 2 पिस्टल, कुछ कारतूस इस पीपल गांव के खड़हर से बरामद किया जाता है। अब कारतूस और ये सारी चीज़ें बरामद हुई, पुलिस वालों के लिए एक विक्ट्री थी। और इस पुलिस वाले का जो एक समूह था, इसमें जो सबसे सीनियर अधिकारी थे वो इंस्पेक्टर राजेश मौर्य, यानी इनसे सीनियर अधिकारी कोई था नहीं। जितने भी सुरक्षाकर्मी थे, चाहे जो थे, इंस्पेक्टर से नीचे के रैंक के लोग थे और लगभग इन्हीं लोगों के ऊपर अतीक अहमद की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी थी। अब असलहे वगैरह जब बरामद कर लिए गए तो फिर ये हुआ कि चलते हैं, हम इनका मेडिकल टेस्ट करवाना है। अब मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए इनको लेके जाया जाता है कॉल्विन हॉस्पिटल। अब
मीडिया कर्मी जैसे ही उनको इनपुट मिला कि कॉलबिन हॉस्पिटल में अतीक अहमद जा रहा है, फ़ौरन ही सारे मीडिया वाले, चाहे वो आज तक हो चाहे और बड़े बड़े जितने न्यूज़ चैनल हैं, सारे लोग पहुंचते हैं अपना कैमरा लेके, अपना माइक लेके। उसके बाद फिर वही सवाल कि आपके बेटे के अंतिम संस्कार में आपको नहीं जाने दिया गया, इस पे आपका क्या रुख है, आप क्या बोलना चाहेंगे। अब अतीक कहता है कि अब नहीं ले जाने दिए गए तो नहीं गए। इसके बाद फिर गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ बोलने की बात होती है। तो जैसे ही अतीक और अतीक का भाई कहते हैं कि मेन बात तो ये है कि गुड्डू मुस्लिम इतने में ही पॉइंट ब्लैंक रेंज यानी एकदम खोपड़ी पे सटा के अतीक अहमद को कोई गोली मार देता है। अब गोली मारता है और लगातार फिर गोलियां तीनों तरफ से बरसने लगती हैं। दोनों को लगभग 18 से 20 गोलियां मारी गई, एग्जैक्ट अभी काउंट नहीं हो पाया है। इतनी गोलियां मारी गई, ताबड़तोड़ लगभग 13 सेकंड के अंदर ये सारी चीज़ें हुई। जो बंदूक थी वो सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल थी। अभी इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। अब फ़ौरन चाहे मीडिया कर्मी हो चाहे पुलिस वाले हो, फ़ौरन वहाँ से भागते हैं। जो कि ये जो पुलिस वाले थे, जो मैंने शुरू से कहा, ये पुलिस वाले ऐसा नहीं थे कि कोई यूपी पुलिस के कमांडो थे या फिर कोई बहुत स्पेशल ट्रेंड थे या फिर कोई आर्मी के जवान थे कि ऐसे मामलों में भागते नहीं। एक थाने के सिपाही थे और कुछ ऐसे ही रैंक के अफसर थे, बहुत वेल ट्रेंड थे नहीं। और महज 13 सेकंड में वाक़या हुआ। तो इससे पहले कि पुलिस वाले कुछ समझ पाते, 7 सेकंड में लगभग टोटल गोलियां चल चुकी थी, जो कि बड़ी ऑटोमेटिक पिस्टल थी। इसके बारे में अभी मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि डिटेल में बताऊँगा और ये बड़ा अहम पहलू है। इसके बाद फिर गोली चली। उसके बाद जैसे ही पुलिस वाले मीडिया वाले कुछ समझ पाते क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फ़ौरन ही जय श्री राम के नारे लगे, सरेंडर सरेंडर की बात हुई। अब सरेंडर करने के बाद फ़ौरन ये लोग पिस्टल फेंकते हैं। पिस्टल फेंकने के बाद हाथ खड़ा करते हैं। पुलिस वाले इन तीनों को पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद गिरफ्तार करके लेके चले जाते हैं। अब इसके बाद जैसे ये खबर न्यूज़ में आई तो तरह तरह की बातें हुई। लेकिन फिर सवाल यही है कि आखिर ये तीनों थे कौन और मारने के पीछे वजह कौन थी। तो इन तीनों शूटरों में जो पहला नाम था वो नाम है अरुण उर्फ कालिया। अरुण उर्फ कालिया कासगंज में एक थाना है सोरो थाना, इसी सोरो थाने का रहने वाला एक आदमी है। इसके पिता का नाम हीरा लाल और पिता और माता दोनों की मौत हो गई। टोटल 3 भाई, एक तो अरुण उर्फ कालिया है, दूसरा धर्मेंद्र और तीसरा आकाश। ऐसा नहीं है कि जो अरुण उर्फ कालिया है इसका ये पहला क्राइम हो। अरुण उर्फ कालिया जीआरपी थाना, वहाँ पे एक थाना लगता है, कुछ वाद विवाद हुआ था। उस वाद विवाद में ये थाने गया हुआ था। वहाँ पे किसी पुलिस वाले से इसकी बहस हो गई। अब बहस हो गई तो शुरू से ऐसा नहीं था कि ये बड़ा सीधा था, अपने आप में बड़ा गुस्से वाला, बड़ा कुख्यात बदमाश था, कुख्यात अपराधी था। हिस्ट्री शीटरों में इसका नाम है। तो जब उस थाने में जाता है, जाने के बाद इसकी बहस होती है तो इसके दिमाग में आ जाता है कि इस पुलिस वाले से बदला ज़रूर लेना है। अब बदला लेना है तो बदला लेने में क्या करना है, तो फिर इसके दिमाग में आया कि इस पुलिस वालों को मार ही देते हैं। लिहाजा कुछ साल पहले ये उसी जीआरपी थाने में एक पुलिस वाले का कत्ल कर देता है। अब कत्ल करता है, कत्ल करने के बाद चूंकि ये पुलिस वाले को मारा था तो फिर ऐसे बचने का तो कोई चांस नहीं था। इतना करने के बाद फ़ौरन ये अपना घर छोड़ता है और छोड़ के भाग जाता है। अब अरुण उर्फ कालिया भागता है। भागने के बाद अब पुलिस वालों की जो रेड थी बार बार घर पे पड़ती। परिवार का भी नाम खराब हो रहा था। जो दोनों छोटे भाई थे उनका भी जीना हराम। अब उनके भाइयों को भी लगा कि चलो यहाँ से चलते हैं, कहीं जाएंगे, दूसरी जगह काम करेंगे। लिहाजा अरुण उर्फ कालिया के जो दोनों छोटे भाई थे फरीदाबाद चले जाते हैं और कबाड़ का काम करके जैसे तैसे करके अपना पेट पालते हैं। यानी अरुण उर्फ कालिया के माँ बाप की बचपन में मौत हो गई। भाई भी महज कबाड़ बेच के अपना काम कराते हैं। और जो अरुण उर्फ कालिया है एक हत्या के मामले में पहले से ही हिस्ट्री शीटर है। ये तो रहा पहला आरोपी। अब आते हैं दूसरे आरोपी, सनी सिंह उर्फ मोहित। असली नाम इसका मोहित सिंह है, निक नेम इसका सनी है। सनी सिंह हमीरपुर का रहने वाला एक जगह है कुराना कस्बा, और यही कुराना थाने में इसका गांव है। इसके पिता का नाम जगत सिंह। पिता और माता की भी मौत हो चुकी है। टोटल 3 भाई हैं। एक भाई की बचपन में ही मौत हो गई। एक भाई है पिंटू और दूसरा है सनी सिंह। सनी सिंह बचपन से ही अपराधी प्रवृत्ति का है। जब लगभग 5 से 6 साल या फिर मान के चलें 10 साल का था तभी इसने अपना घर छोड़ दिया। अब माँ बाप थे नहीं तो ऐसा कोई था नहीं कि रोकने टोकने वाला हो। ऐसा भी नहीं था कि किसी साथ समाज का किसी का इसको लाज लिहाज हो।
लिहाजा लगभग 10-12 साल होते होते ये अपराध की दुनिया में कदम रखता है। और इसकी उम्र की बात करें तो इसकी उम्र महज 23 साल। अरुण की उम्र महज 18 साल। 23 साल सनी की उम्र, और इसी 23 साल के अंदर अंदर इसके ऊपर टोटल 15 मामले दर्ज हैं। अब टोटल 15 मामले दर्ज हैं। कई मामलों में इसको सज़ा हुई, कई मामलों में इसने जमानत करवाई, कई मामलों में इसने सेटिंग वगैरह करके अपना नाम निकलवाया। डराना, धमकाना, लूटना, रंगदारी मांगना, मारना, पीटना, और ये सारी चीज़ें ये लगातार करता आ रहा है। और इसी बीच जब ये जेल जाता है हमीरपुर की जेल में, माफ़ कीजिएगा, हमीरपुर की जेल में, तो हमीरपुर की जेल में इसकी मुलाकात होती है कुख्यात माफिया सुंदर भाटी से। 2019 में जेल जाता है। 2019 में जेल जाने के बाद सुंदर भाटी से इसकी मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद फिर ये बेल लेता है। बेल लेने के बाद ये बाहर आता है और कहा जाता है, जो भी इनपुट है मेरा, उस हिसाब से आज भी ये सुंदर भाटी के लिए काम करता था। सनी सिंह हो गए और अरुण उर्फ कालिया हो गए। अब आते हैं तीसरे और इस टाइम सबसे ज़्यादा फेमस लवलेश तिवारी। लवलेश तिवारी इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसका नाम जो है बजरंग दल से जुड़ गया। और जैसे ही इसका नाम बजरंग दल से जुड़ा तो चाहे पक्ष के लोग हों, चाहे ओवैसी हों, चाहे अखिलेश यादव हों, बजरंग दल की वजह से बाकी दोनों हत्यारों को भूल के इस लवलेश तिवारी को ज़्यादा टारगेट करते हैं। दरअसल लवलेश तिवारी लगभग 22 साल का एक लड़का है। 22 साल की उम्र में इसने इतना दुर्दांत अपराध भी किया है। लवलेश तिवारी बांदा का रहने वाला। बांदा में एक जगह है क्योतरा। क्योतरा में इसका एक किराए का मकान है। टोटल 4 भाई हैं, ये तीसरे नंबर पे है। पिता जो है बेचारा एक प्राइवेट स्कूल में महज एक बस चलाता है और बस चला के जैसे तैसे करके अपने परिवार का पेट पालता है। दोनों भाई भी ज़्यादा पढ़े लिखे थे नहीं। ये भी GIC इंटर कॉलेज से जाता है, अपनी इंटर की पढ़ाई को पूरा करता है। पिता का सपना था कि जो लवलेश से कुछ आगे बढ़े, अपना नाम कहीं रोशन करे। लिहाजा जैसे तैसे करके पैसा इकट्ठा करते हैं। पैसे इकट्ठे करने के बाद इसको लेके जाते हैं लखनऊ में इसका एडमिशन करवा देते हैं BA में। 2016 में BA में इसका एडमिशन होता है। BA में एडमिशन होने के बाद ये फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करता है और फर्स्ट ईयर में ये फेल हो जाता है। फर्स्ट ईयर में फेल हुआ तो माँ बाप को लगा कि शायद पढ़ाई लिखाई इसके बस का है नहीं, तो इसको बुला लेते हैं। अब इसको जब वापस बुला लिया गया किसी उम्मीद में कि घर वालों के साथ ये कुछ रहेगा, कुछ काम बूत करेगा, लेकिन इसी बीच 2014 से ही ये बजरंग दल से जुड़ जाता है। 2014 से बजरंग दल से जुड़ा। बजरंग दल से जुड़ने के बाद आप इसका अगर बायो चेक करेंगे, इसने जो अपने बारे में लिखा है, ये लिखता है कि मैं रावण की पूजा करता हूँ, यानी जय लंकेश। जय लंकेश का इसका ये नारा अपने आप में ये लेता है। इसने अपना नाम चूचू रखा। चूचू नाम रखने के बाद फिर बाकायदा बड़े बड़े लोगों के साथ इसका उठना बैठना हुआ। एक माफिया प्रवृत्ति की अपनी छवि बनाना चाहा। कभी किसी को मार देता, कभी किसी को पीट देता। कहते हैं कि एक बार एक आदमी को इसने इतना मारा था कि लगभग उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि इसके ऊपर जब मुकदमा हुआ तो 1 महीने तक इसे जेल रहना पड़ा। गुस्से वाले स्वभाव का आदमी था और इसने बाकायदा अपने बारे में जो लिखा है, जो इसने स्टोरी वगैरह लगाई थी कभी, उस हिसाब से इसने लिखा कि दोस्तों के लिए कुछ भी कर दूंगा। अब परिवार में पैसे की तंगी थी, इधर ये गुंडई की राह पे, माफियागिरी की राह पे आगे बढ़ता चला गया। और इसी बीच लगभग साल 2019 में 19-20 में इसका एक दोस्त था। दोस्त की किसी लड़की से बहस हो रही थी और ये नशा वगैरह करता था। माँ से ये कहता है कि माँ मैं जा रहा हूँ, गुटखा खा के अभी आता हूँ। गुटखा खाने के लिए बाहर गया तो बाहर जाने के बाद देखता है कि एक लड़की है, वो इसके दोस्त से बहस कर रही है। अब इसके दिमाग में फिर आता है कि दोस्तों के लिए तो कुछ भी। ये फ़ौरन उस लड़की से लड़ने लगता है। अब लड़ने लगता है और मामला इसी क्योतरा चौराहे का है। क्योतरा चौराहे पे ये जब लड़ने लगता है तो लड़ने के बाद लड़की इसको कुछ बुरा भला बोल देती है और इसके लिए तो स्वाभिमान से समझौता यानी साक्षात मौत थी। लिहाजा ये उस लड़की को थप्पड़ों से पीटने लगता है। अब लड़की को जब थप्पड़ों से पीटने लगा तो फिर भाई देखते देखते आसपास के सारे लोग इकट्ठा हुए, बीच बचाव किए। उस लड़की को छुड़ा के घर भेजा गया, इसको भी समझा बुझा के घर भेजा गया। फिर ये जाता है बाकायदा दुकान पे गुटखा खरीदता है, खरीदने के बाद खाता है, घर पे वापस आ जाता है। लेकिन ये बात उस लड़की को इस तरह नागवार गुजरती है कि उसने सोच लिया था कि इस लड़के को सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगी। फ़ौरन लड़की भाग के जाती है थाने। जाने के बाद इसके ऊपर FIR करती है। पुलिस वाले भी इस मामले को गंभीरता से लेते हैं।
गंभीरता से लेने के बाद फिर इसके ऊपर मुकदमा चलता है और लगभग 1.5 साल की इसको सज़ा सुना दी जाती है। यानी लगभग जब ये 19 या 20 साल का था तब ये जेल जा चुका था दूसरी बार। इसके ऊपर भी टोटल 4 मामले दर्ज हैं। इसमें से 2 मारपीट के, एक शराब तस्करी का, एक IT सेल का मुकदमा, यानी टोटल इसके ऊपर 4 मामलों में ये नामदर्ज गुनहगार है। तो जो लोग इस आदमी को, यानी इन तीनों लोगों को इस तरह से ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि ये एक बदला लेने की बात थी, एक माफिया को ठिकाना लगा दिया, तो आप सोच के देखिए, सनी सिंह के ऊपर 15 मामले, अरुण उर्फ कालिया जो एक पुलिस वाले का हत्यारा है, और लवलेश त्रिपाठी भी 4 मामलों में नामजद गुनहगार है। अब ये तो रही एक औपचारिक बात। अब आते हैं कुछ इस मामले की डिटेलिंग पे। दरअसल जिस टाइम ये कत्ल हुआ लगभग 10 बजे का वक्त था, 15 अप्रैल की तारीख थी। मीडिया कर्मी भी बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अतीक से बात होगी, एक आध बाइट मिल जाएगी, अतीक कुछ बोलेगा, कुछ भड़काऊ बयान देगा, TRP हो जाएगी, पूरे दिन हम अतीक को दिखा पाएंगे, मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, किसी और मामले पे हमको ध्यान भी नहीं देना होगा। लिहाजा सारे मीडिया कर्मी जुटे पड़े थे अपनी अपनी गाड़ियों पे, अपने अपने सुविधानुसार। जिस चैनल ने जैसी गाड़ी प्रोवाइड की थी उस हिसाब से सारे मीडिया कर्मी पहुँचते हैं। और इसी बीच एक आदमी जिसका बाइक नंबर था UP 70M 4337, हो सकता है कि नंबर में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, और इसी के साथ एक पल्सर बाइक। ये 2 मीडिया कर्मी, इन 2 बाइकों से टोटल 3 लोग आते हैं। गले में बाकायदा आई कार्ड, एक डमी कैमरा, ऐसा नहीं था कि ओरिजिनल कैमरा था, डमी कैमरा, चूँकि ओरिजिनल कैमरा तो काफ़ी महंगा आता है, लगभग 3 से 4 लाख रुपए का। तो एक डमी कैमरा, एक माइक, और इसी बाइक से 3 मीडिया कर्मी आते हैं। सारे मीडिया कर्मी घेरे हुए थे, अतीक की चर्चाएं हो रही थी। ये तीनों लोग भी इसी मीडिया कर्मी में घुल जाते हैं। घुलने के बाद फिर इंतज़ार करते हैं अतीक के आने का। अतीक के आते ही सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये तीनों मीडिया कर्मी अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं, और पोजीशन ऐसी लेते हैं कि इनका प्लान था कि ना ही किसी पुलिस वाले को गोली लगे, ना ही किसी मीडिया कर्मी को कोई गोली लगे। यानी जो भी करना है, जैसे भी करना है, इस सफाई के साथ करना है कि अतीक और उसका भाई ही मरे। तीनों लोग अपनी अपनी पोजीशंस लेते हैं, सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसी बीच एक आदमी अपनी पिस्टल निकालता है, वो चाहे सनी रहा हो, चाहे अरुण रहा हो, चाहे लवलेश रहा हो। पिस्टल निकालता है, निकालने के बाद अतीक को पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट कर देता है। अब पॉइंट ब्लैंक रेंज से जब शूट किया तो अब इधर तो आपको लग रहा होगा कि मौका था, पुलिस वाले बचा सकते थे, लेकिन जो पिस्टल यूज हुई, जिस पिस्टल ने इस पूरे क्राइम सीन को अंजाम दिया, पूरे मर्डर को अंजाम दिया, वो पिस्टल है जिगाना। ये बेसिकली तुर्की की बनी हुई पिस्टल है। इसमें 17 गोलियां लगती हैं। सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है, इंडिया में पूरी तरह बैन है, और इसकी प्राइस की अगर आप बात करें तो टोटल 8 लाख रुपए की आती है। अब आप सोच के देखिए कि सनी सिंह के माँ बाप मर चुके हैं, भाई कबाड़ का काम करता है, चाय की दुकान रखता है, अरुण का भाई भी, जो दोनों भाई हैं, कबाड़े का काम करते हैं, लवलेश के जो पिता हैं वो बस चलाते हैं। तो आप सोच के देखिए कि अगर इतनी गरीबी है तो 8 लाख की पिस्टल, वो भी 3-3, इन तीनों के पास कैसे आई? 8 लाख की पिस्टल। अच्छा, ये पिस्टल पूरे इंडिया में बैन है। नॉर्मल पिस्टल होती तो ये माना जा सकता था कि कई ऐसे गैंग हैं, कई ऐसे गिरोह हैं जो बिहार वगैरह में पिस्टल वगैरह का काम करते हैं, तो वहाँ से लिया जा सकता है। लेकिन एक तुर्की मेड जिगाना पिस्टल जिसमें 17 गोलियाँ लगती हों, 9mm का उसका वो है, 9mm का उसमें ब्रस्ट लगता है। तो आप सोच के देखिए कि इतनी महंगी, लगभग 17, 8 तिरिक 24, आप मोटा मोटी और भी कम कर दीजिए तो 20 लाख की पिस्टल का इंतजाम कैसे हुआ? पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है। अब मीडिया हो, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे आसपास के लोग हों, कोई सरकार को घेर रहा है, चाहे विपक्ष के लोग हों तो वो पुलिस वालों को घेर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मामले में कोई और ही मास्टरमाइंड हो, क्योंकि इतनी महंगी पिस्टल और ऐसे नॉर्मल से दिखने वाले लोगों के पास आना। कैमरा और बाइक कहाँ से आई, माइक कहाँ से आया, फर्जी ID कार्ड कैसे बन गया? ये 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अब इन सवालों के जवाब शायद मीडिया कर्मी और जो सत्ता और विपक्ष के लोग हैं, अगर वो सही से खोजें तो हो सकता है कि कई ऐसे चेहरे हों जो अभी निकल के सामने आए, कई ऐसे हो सकता है कि किसी से सच में कोई दुश्मनी रही हो। अच्छा, जब इनसे पूछा गया कि आपने कत्ल क्यों किया, तो कत्ल के पीछे भी इन्होंने बड़ी अजीब वजह बताई।
दरअसल 3 दिन पहले मैंने खुद देखा था कि इंस्टाग्राम पे कुछ विशेष चैनलों ने एक न्यूज़ चलाई थी और इस न्यूज़ में इन्होंने कहा था कि जो अतीक अहमद है उसका ISI और पाकिस्तान से संपर्क है। तो कत्ल करने की जो वजह बताई गई, इन तीनों ने जो स्टार्टिंग में बताई, इस वजह के हिसाब से फेम कमाना था। ये अपराध की दुनिया में अपना नाम करना चाह रहे थे और अतीक का मामला इस टाइम सबसे ज़्यादा गर्म था। अगर इसको मारते तो कुछ विशेष लोगों का सपोर्ट मिलता, कुछ विशेष लोग एकदम खुश होकर इनका गुणगान करते और अतीक से डरने वाले लोग इनसे भी डरने लगते और अपराध की दुनिया में बाकायदे इनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाती। लेकिन ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन सवाल फिर वही है कि वो 8 लाख की पिस्टल आई कहाँ से। तो शायद लगभग चीज़ें मैंने बता दी हैं जो इस टाइम तक अभी इनपुट है। अतीक अहमद का पोस्टमार्टम हो चुका है। टोटल 5 गोलियां लगी थी, 8 गोलियां टोटल लगी हैं, लेकिन जो 5 गोलियों की एग्जैक्ट डिटेल मिली उसमें से 1 गोली यहाँ पे लगी है, 1 गर्दन पे लगी है, 2 सीने में लगी हैं, 1 पेट में लगी है। बाकी गोलियों की अभी एग्जैक्ट डिटेल नहीं आई है। अतीक के जो जीजा हैं वो पोस्टमार्टम करवाने के बाद बॉडी को लोग क्लेम कर रहे हैं, वही लेके आएंगे बॉडी, उसके बाद फिर बॉडी का अंतिम संस्कार होगा। बाकी जो कुछ होगा आप मीडिया के माध्यम से, बाकी चैनलों के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि किसी ने दिखाई, तो मैंने आपको बता दी। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का मेरा सवाल था कि राष्ट्रीय मिठाई और राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो इस सही सवाल का सही जवाब दिया है राम नारायण पटीदार जी हैं, प्रेम सिंह जी हैं, सनाती संस्कृति जी हैं, जोसेफ जी हैं, सोहिल खान जी हैं, सौरभ मल जी हैं, गुरुसेवक सिंह अकाली हैं पंजाब से, पंजाब में बेसिकली जालंधर के रहने वाले हैं, प्रीतम कुमार जी हैं, संदीप गौर जी हैं, याहिया खान जी हैं, इंतिया अंसारी जी हैं, सैयद शकील जी हैं और क्रेब राइट्स जी हैं, शहजाद अली जी हैं, कन्हैया जी हैं, रोहित कुमार विश्वकर्मा जी हैं, भारत तिवारी जी हैं, सुनील शर्मा जी हैं, सुधीर मिश्रा जी हैं, भूपेंद्र कुमार कोढ़ी जी हैं। तो आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो आप तमाम लोगों को दिल की शुभकामनाएं। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का मेरा सवाल है कि दुनिया की सबसे तेज चीज़ कौन सी है। व्हाट इज़ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट थिंग। अब ऐसा नहीं है कि जो कहानी मैंने आपको बताई यही कहानी एकदम गीता और कुरान है। जैसे जैसे समय गुजरेगा इस कहानी में बहुत सारी चीज़ें आएंगी और भी बहुत सारे लोग अलग अलग कहानियाँ सुनाएंगे, लेकिन इस टाइम तक सबसे लेटेस्ट अपडेट यहीं तक थी। तो अब हो सकता है कुछ दिन बाद देखें तो कहानी पलट सकती है, लेकिन यहाँ तक और ये पिस्टल वाला सवाल बड़ा जायज़ सा होगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अगर कहानी आपको ठीक ठाक लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो और ऐसे क्वेश्चंस के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। अब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।